बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे टॉपिक 15.4 डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक। अब यूरिनरी ट्रैक बेसिकली आपको पता है कि उसमें किडनीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन या सेटअप शुरू होता है, और टाइम टू टाइम किडनीज़ के साथ उससे जुड़ी हुई अंदर ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन्स, उसके यानी कि साइनस प्लेस के अंदर जो डिसऑर्डर हो सकता है, पथरी वगैरह, वो चीज़ें। इसके अलावा यूरेटर के अंदर इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, और फिर थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाएं तो ब्लैडर के अंदर भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो इस सारी स्टडी को बेसिकली हम जो फील्ड ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द यूरोलॉजी। द नॉर्मल एजिंग प्रोसेस इन द ह्यूमन इफेक्ट किडनी फंक्शंस इन द वेरियस वेज। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस आर फेयरली कॉमन, यानी आपको कॉमनली सुनने को ये चीज़ें मिल जाती हैं। यूरोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसन विच डील्स विद द डिसीज़ एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड देयर ट्रीटमेंट। तो इन अदर वर्ड, यूरिन से निकल आया यूरोलॉजी, ठीक है, यूरिया से निकला या यूरिन आप कहें, ये सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इनकी ट्रीटमेंट या ट्रैक के रिलेटेड बातें होंगी वो हम यूरोलॉजी में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो डिसीज़ आप कहें या एबनॉर्मेलिटी कहें, दैट इज़ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Although males can get a urinary tract infection, the condition is 50 times more common in women. In general, the higher risk in the woman is mostly due to the shortness of the female urethra, which is 1.5 inches compared to the 8 inches in men. बच्चे क्या कह रहा है? यूरिथ्रा बेसिकली उस एक स्मॉलर आउटलेट पाइप को कहते हैं जिसके ज़रिए से ब्लैडर से आपका जो वेस्ट होता है यूरिनरी, उसको आप एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम योर बॉडी। अब फीमेल वेजिनल लेंथ जो है वो स्मॉल होती है, और यही वजह है कि उसके अंदर जो यूरिथ्रा होती है उसकी भी लेंथ जो है वो 1.5 इंचेस तक होती है, वाइल इन केस ऑफ मैन दैट इज़ द 8 इंचेस, जो कि पिनल लेंथ के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो काउंट अप हो जाती है। मोर ओवर एक चीज़ और भी है कि मेल्स के लिए जो जेनिटल सिस्टम्स होते हैं उनके और यूरिनरी सिस्टम, उनकी जो पैसेज वे होता है वो एक ही होता है। फीमेल्स के केस में क्या होता है, डिफरेंट वे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्लींजिंग या उसके अंदर जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। और इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि बैक्टीरिया फ्रॉम द फीकल मैटर, जो फीसेस होते हैं उस मैटर से, एट द एनल ओपनिंग कैन बी ईजिली ट्रांसफर टू द ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। अब ये उसकी रीजंस बता रहा है कि वाई, यानी कि फ़ीमेल्स जो है आल मोर वुल्नरेबल, या उनके अंदर रिस्क जो है ऑफ गेटिंग डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें इस तरह का ट्रांसफरेंस के चांसेस ज़्यादा पॉसिबल होता है, क्योंकि एनल ओपनिंग और ये जो है आलमोस्ट करीब करीब होते हैं। Almost all the parts of the urinary tract are affected by the infection except ureters. अब यूरेटर्स कौन सी चीज़ है? यूरेटर्स वो नाली है जो आपका किडनी से ब्लैडर के अंदर लेके पाइप सा आता है, उसको यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर और चीज़ है, यूरिथ्रा और चीज़ है। यूरिथ्रा ब्लैडर से अगला कंसेप्ट है। अगर मैं कहूँ बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ आएगी थोड़ा सा। ये अगर आपके पास किडनीज़ हैं यहाँ पे, अब किडनीज़ के अंदर से ये वाली जो नाली आती है दैट इज़ कॉल्ड द यूरेटर। ये यूरेटर है, ये है आपका किडनी, और इस सारे किडनी की जो कलेक्शन होती है वो ब्लैडर के अंदर होती है, मतलब उसकी यूरिन की। इसमें भी इशू आ सकता है, इसमें भी इशू आ सकता है, और इसके बाद यहाँ से जो है वो फर्दर मैं कहूँ कि इस नाली को जिसके ज़रिए से एक्सपेल टू द बॉडी हो जाता है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है। अब ये पीनल ओपनिंग या वेजिनल ओपनिंग के ज़रिए से बाहर चली जाती है। क्वेश्चन ये है कि ब्लैडर के अंदर भी इश्यूज़ हो सकते हैं, यूरिथ्रा के अंदर भी हो सकते हैं, किडनीज़ के अंदर भी हो सकते हैं। जो लीस्ट इन्फेक्टेड एरिया है दैट इज़ द यूरेटर। कुछ आइडिया हो गया आपको? यस सर, एक सेकेंड ये करेगा। जी बच्चे।
क्या नाम है जो अच्छा डायग्राम अच्छा अच्छा, ये डायग्राम इसको स्मॉल कर देते हैं। डायग्राम। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, एक्सेप्ट यूरेटर ऑल प्लेसेस या ऑल पार्ट्स गेट्स इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये उसने रीज़न बताई है कि वाई फीमेल्स आर मोर वुलनरेबल एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मेल। तो बैक्टीरिया जो आपके वेस्ट मटेरियल के अंदर होते हैं, फीकल मटेरियल के अंदर, उससे पॉसिबल है कि ये अप्रोच कर लें यूरिथ्रा के ऊपर और फिर वहाँ से ये आपको इन्फेक्शन क्रिएट करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट आर अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन एक्सेप्ट द यूरेटर्स। ये बड़े स्पेशल किस्म के पार्ट्स हैं यूरेटर्स। और वैसे भी अगर आप इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री पे जाएं या इसकी फंक्शनिंग पे जाएं तो आपको बड़े क्लियरली पता लगता है कि यूरेटर्स का काम क्या होता है। जस्ट वो तो एक पैसेज वे प्रोवाइड कर रही हैं ना, ठीक है। और वो कोई ना तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज्ड हैं, जैसे कि फिकल मटेरियल से बैक्टीरिया के साथ एक्सपोजर हो रहा होता था आपकी यूरेथ्रा का। तो ऐसी चीज़ें जब नहीं हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद विच आर रेयरली साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो बाकियों के अलावा बाकी सारे जो इन्फेक्शन हैं, ऑल द टाइप ऑफ द यूरिनरी यूरिनरी, ये है क्या इसको बोलते हैं, ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस जो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइट्स। और अब उसमें से कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, सबसे पहले यूरिथ्राइटिस, ये यूरिथ्रा के इन्फेक्शन को कह रहा है, जिसमें आपका यूरिथ्रा जो है इन्फेक्ट हो जाता है, यानी कि फ़ीमेल्स के अंदर वेजाइनल ओपनिंग भी हो सकती है या इनसाइड द वेजिना, जिसको आप कहें कि 1.5 इंचेस तक का एरिया हो सकता है, वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है आपके पास, सेस्टाइटिस। सेस्टाइटिस क्या होता है, इन्वॉल्व्स द ब्लैडर एंड इफ़ द किडनीज आर इन्फेक्टेड इट इज़ कॉल्ड द, क्या कहते हैं इसको, पाइल्यूरोफाइटिस, क्या लिखा है, पाइलोनी फ्रीटिस, पाइलोनी फ्रीटिस आई थिंक सो। ये कोई नई टर्मिनोलॉजी है, मेरे सुनने में फर्स्ट टाइम आ रही है। अदरवाइज़ एक और जो किडनी से इन्फेक्शन होता है, इसको तो उसने फील्ड ऑफ स्टडी को कह दिया ना, ये वाली चीज़ है पाइलोनी फ्राइटिस, पाइलोनोफ्राइटिस आपकी। और दूसरा सिस्टाइटिस जो है ये रिलेटेड टू द ब्लैडर्स के हवाले से है, उसके इन्फेक्शन को, यूरिथ्रा की इन्फेक्शन होगी तो यूरिथ्राइटिस कहते हैं। और ये वाला तीसरा इन्फेक्शन जिसको आप क्या कहोगे, पाइलोनीफ्राइटिस। तो ये 3 तरह के मेजरली इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक स्टाइल पे आ जाएं तो आपको पता है कि किडनी के इन्फेक्शंस को पाइलोनीफ्राइटिस, ये तो इन्फेक्ट होती ही नहीं है। ब्लैडर के इन्फेक्शंस को क्या बोल रहे थे अभी हम, ब्लैडर के इन्फेक्शन को बोल रहे थे सेस्टाइटिस। यूरिथ्रा के इन्फेक्शन को क्या बोल रहे थे, इसको हम कह रहे थे यूरिथ्राइटिस। क्लियर है, कुछ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे कैसे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है जो कि ये इश्यूज़ क्रिएट करवा सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, सिंस द इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इट इज़ क्यूरेबल बाय द एंटीबायोटिक थेरेपी। जैसे बेटे एक आम आपकी बॉडी के ऊपर लगने वाले कट की वजह से जो है वो आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो इन्फेक्शियस काज हो सकता है। वहाँ पे क्या होता है, फिर फाइट होती है बिटवीन द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ योर बॉडी और उसके अलावा जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि बॉडी के उस इन्फेक्शन के मतलब डिफेंस के हवाले से बॉडी के सेल्स डेड होंगे और सम टाइम्स जो है ये पस क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल इसी मैटर की बेस पे, बिल्कुल इसी पैटर्न की बेस पे आपके यूरिथ्रा के अंदर भी, यानी कि ये बड़ा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम है जो मेल्स और फीमेल बोथ में कॉमनली आ सकता है। तो ये सीवियरली इन्फेक्शन जब होता है तो कहीं ना समटाइम्स ये ब्लीड के लेवल तक भी चला जाता है और समटाइम्स क्या होता है कि ये मतलब पीनल एरिया के अंदर या वेजिनल एरिया के अंदर आपके पास क्या हो सकता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन काज हो और पस की सी सेक्रीशन भी हो व्हाइल यू आर गोइंग टू सेक्रेट आउट द यूरिन। तो ये एक बहुत ही पेनफुल और मतलब बड़ा बुरे वाला एक एक्सपीरियंस होता है। सो इसके लिए आपको पहले से ही अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए अपने एरियाज़ को। और उसके अलावा
फिर ये होता है बच्चे कि अगर खुदा न खास्ता ये परसिस्टेंट हो जाता है किसी न किसी मैटर से, कोई भी और इश्यूज़ की वजह से, तो उसको टाइमली केयर करना चाहिए। तो ये देखिए इसने बड़ी ज़बरदस्त सी बात लिखी है कि पर्सनल हाइजीन इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले जो इस्लाम ने आपको जो बाकायदा तौर पर तरीका दिया है ना सफाई का, कि फ़लाँ आपको अपने आप को नीट एंड क्लीन रख लो, ये आपका निस्फ़ ईमान है ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ें इसीलिए हैं, ठीक है, ये इसलिए हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो सेफ़्टी हो। इस्लाम ने हर जगह जहाँ जहाँ भी रेड सिग्नल्स लगाए हैं तो बेसिकली वो आप ही की सेफ़्टी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी बैक्टीरिया कौन सा है और डिसीज़ कौन सी हो सकती है उसमें से। तो पहला है एस्क्रिचिया कोलाई, जिसको ई कोलाई बोलते हैं, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसको इन्फेक्ट करते हैं, यानी ये किसी भी जगह से इन्फेक्शन कर सकता है। आइदर इट कैन काज एन इन्फेक्शन विद इन द किडनी, यूरिथ्रा, या फिर अगर आप कहें तो ब्लैडर तक भी इन्फेक्शन आ सकता है। इसके बाद है एन गोनोरोही, ये जो है यूथराइटस, क्या कहते हैं इसको, यूरिथ्राइटस, यानी जिसको आपने कहा था ना कि यूरिथ्रा के अंदर जो डिसीज़ काज होती है। और गोनोरोहिया जो है ना, ये जो गोनोरोही इसको भी पढ़ रहे होते हैं, ये मल्टीपल है गोनोरोही, और जो ये गोनोरिया ये वन पर उसके लिए होता है कि जब एक चीज़ की डिसीज़ को, तो ये आपकी जेनिटल डिसीज़, जेनिटल डिसऑर्डर्स के अंदर भी ये आप पढ़ोगे। यानी स्पेशली ये जो फीमेल्स में एक्चुअली ये जेनिटल प्रोसेस और ये चीज़ें कॉमनली हो रही होती हैं ना, जो एवरेज मंथली एक्सपेलिंग ऑफ योर यूरिथ्रल वॉल की जो डिग्रेडेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये उस केस में यहाँ से भी इन्फेक्शंस आ सकते हैं। और ये फिर से अगेन से ये हाइजीनिकली अगर अपने आप को आप नीट एंड क्लीन नहीं रखते हो तो उसकी वजह से ये ज़्यादा यानी कि फैल सकते होते हैं आपके। इसके बाद है कि टी प्लैडियम, ये बैक्टीरिया होता है और ये साइफिलिस की बीमारी फैला रहा होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट की ये एक और बीमारी है, इसको भी एक मिनट में देख भी लेता हूँ साइफिलिस है कौन सी वाली, इसको ज़रा हम टू द पॉइंट हो जाएंगे। साइफिलिस, हाँ ये देखें ना, मोस्ट ड्यू टू द सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ जो होमोसेक्सुअलिटी का ट्रेंड कॉमन हो रहा है, या ये ब्रिटिश के लोगों के बीच में ये चीज़ कॉमनली होती है, तो ये इन लोगों की वजह से ये फिर वही आ जाती है। जैसे कि एड्स एक है, ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। तो इस तरह की ये बीमारियाँ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और ये बैक्टीरियल ट्रांसफ़र होता है वन प्लेस टू अनदर पर्सन की तरफ। ओके, दूसरा है जी किडनी स्टोन्स, दूसरा जो हमारा ट्रैक है उसके अंदर जो डिसीज़ आ सकती हैं। तो किडनी स्टोन्स क्या होती हैं? यूरिनरी स्टोन्स वे आर द हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल्स होती हैं, और मिनरल होते हैं मटेरियल दैट स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल पेबल्स। बिल्कुल, पेबल आपको पता है क्या चीज़ होती है? स्टोन क्या चीज़ है और पेबल क्या चीज़ है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द स्टोन एंड पेबल? पेबल्स बहुत छोटे से, मतलब छोटे तो नहीं, कभी बड़े भी होते हैं, बट दे लाइक मोर राउंड, और मतलब आई थिंक दे आर मेड आउट ऑफ हार्ड, आई गेस। हाँ, तो एंड स्टोन्स तो प्रॉपर लाइक स्टोन्स होते हैं। स्टोन्स ठीक है, इनके एक तो इनके साइज़ के वाइज भी हो सकता है, और पेबल्स बिल्कुल छोटे कंकर तो होते हैं, लेकिन याद रहे कि जैसे बजरी नहीं होती है बिल्कुल, अगर आपने देखा हो तो जब क्रैश हो जाते हैं स्टोन्स ना, तो वो पेबल्स की फॉर्मेशन एक तरह से दे रहे होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट सी लेवल तक आप चले जाएं तो। हाँ, और ये स्मूथ होती हैं अपनी शेप के वाइज, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं होती हैं कि पॉइंटेड नहीं होती हैं आम तौर पे पेबल्स, ये स्मूथली यानी इनकी एक तरह से साइड्स जो होती हैं, जैसे आप कहें ना कि कोई आप नग या इस तरह की चीज़ जो आप कॉमनली यूज़ कर रहे होते हो, उसके अंदर क्या कहते हो आप, ज्वेलरी के अंदर, उसके ऊपर भी जो डिज़ाइंस होते हैं वो आमतौर पर पेबल्स को ही वो किया जाता है रिफाइंड फॉर्म में, या उसको तो फिर लोग फिर वही चीज़ आ जाती है कि स्टोन्स भी कहते हैं, लेकिन स्टोन्स की क्रैशिंग हो के फिर ये चीज़ बन रही होती है। खैर एनीवेज, जो भी चीज़ है, सिंपल कहने का पर्पज़ ये है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ मटेरियल हो जाता है जो कि अनवांटेड मटेरियल होता है। अगर आपको ये नज़र आ रही है डायग्राम, तो इसमें अगर आप देखें तो रीनल पेल्विस के अंदर जो एरिया है, जो एम्प्टी प्लेस होती है, जहाँ पे जो उसको स्पेस जो है मिल जाती है फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए, तो ये हो सकता है। दूसरा अपर यूरेटर के अंदर हो सकता है, और फिर इससे बचे सीवियर किस्म का आपको जो है वो पेन फील होगा। उसकी वजह क्या है? एक तो मुमकिन है कि आपको एब्डोमिनल रीजन के अंदर पेन सा फील हो बिकॉज ऑफ दी स्टोन्स। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपके पास नर्व सेल्स भी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, जो कि मैसेजेस लेके जा रहे होते हैं, जो कि सेंस कर रहे होते हैं आपके ब्लड
के लेवल जिसमें वाटर लेवल हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये डायरेक्टली जब एक लेवल से ज़्यादा आपकी ये वॉल्स जो किडनीज़ की हैं ये जब एक्सपेंड करती हैं तो उन पर स्ट्रेच पड़ता है तो आपको पेन के सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो ये एक यानी कि पेनफुल सा एक्सपीरियंस होता है। और समटाइम्स तो ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये यूरेटर के अंदर पहुँच जाती हैं और यूरेटर के अंदर फिर वहाँ से ब्रेकेज हो जाती है। वो मतलब वहाँ पे समटाइम्स फंस भी सकते हैं और फिर वहाँ से निकल भी जाते हैं। कुछ मेडिकेशन जो उनकी एक लेंथ होती है, अगर इतने में mm की जो है वो किडनी स्टोन है तो वो ईज़िली रिमूवेबल होती है थ्रू मेडिकेशन। सेकेंडली, अब वो मेडिकेशन से कैसे रिमूव हो सकती है बेटे, उसमें कुछ ऐसी मतलब मेडिसिन होती हैं जो बाकायदा तौर पर वो केमिकल्स जाके रिएक्ट करते हैं आपकी बॉडी के साथ, और वो केमिकल्स जो रिएक्ट कर रहे होते हैं वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन करने के बाद वो उन पेबल्स को ब्रेक करवा देते हैं, और ब्रेक करवाने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में ब्रेकआउट होकर आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है थ्रू द यूरिथ्रा। अब यहाँ पे इसने एक साइड साइंस स्टेट बिट्स के अंदर, आप कहते हो कि यहाँ से नहीं आता पेपर, लेकिन मैं यही चीज़ जो उसने यहाँ पे लिख रखी है ना, यही चीज़ उसने हमारी प्रीवियस बुक के अंदर टॉपिक के अंदर इंसर्ट कर रखी थी। ये जो कैल्शियम के ऑक्सलेट्स होते हैं, फास्फेट्स होते हैं और मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट होते हैं, यूरिक एसिड सिस्टीन्स, ये कुछ यानी एक स्पेशल किस्म के वो केमिकल्स हैं। जब ये कलेक्ट होते हैं ना ये सारे वाले केमिकल्स, तो ये क्या बनाते हैं, ये स्टोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, ये लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, स्पेशली ये जो आप टमाटोज़ यूज़ कर रहे होते हो। और इसी से फिर शिफ्टिंग हुई तो हम टमाटो केचप की तरफ चल पड़े, लेकिन उसके फिर और इश्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। खैर, लॉन्ग रन जब भी आप नेचर से जितना अरसा दूर रहेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ आएँ और उनका एक्सेसिव यूज़ नहीं, मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि उसका यूज़ भी एक अपने सर्कल या एक दायरे में रहते हुए करें आप। अच्छा, इसके बाद क्या होता है बच्चा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि दे कैन बी स्मॉल एज द ग्रेन्स ऑफ द सैंड। ये इतनी स्मॉल हो सकती हैं जैसे कोई गंदम उसके रेत के दाने हों। और ये क्या हो सकती हैं कि एज बिग एज द गोल्फ बॉल। डू यू नो कि गोल्फ बॉल कितनी होती है? गोल्फ बॉल एटलीस्ट अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो गोल्फ बॉल का साइज़ राउंड अबाउट इतना तो होता ही है आराम से। तो इसका मतलब हमारा जो किडनी का साइज़ है वो आलमोस्ट इससे तो बड़ा होगा, इतना तो होगा ही सही। हाँ, और आलमोस्ट इतना होता ही है। अदरवाइज़ आप जितने बकरे के अंदर किडनी साइज़ के होते हैं बिल्कुल उसी साइज़ के हमारे पास ये नेचुरली ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इंसान की किडनीज़ भी। अच्छा, अब क्या है कि नेक्स्ट बच्चे जी बेटे। अब सर ये अपना साइंस बिट्स में एंड पे लिखा हुआ है ब्रांचिंग स्टोन इज कॉल्ड स्टैगहॉर्न स्टोन। तो इसका क्या मतलब है, ब्रांचिंग स्टोन से क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये होगा कि शायद ये मज़ीद जैसे आप एक दफ़ा आपने कोई एक वो करवाया है ना, मतलब लेज़र थेरेपी के साथ आपने उसकी ब्रेक डाउन करवाई, और ब्रेक डाउन करवाने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से थ्रू यूरेथ्रा आपकी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो गया। और उसके बाद स्टैगहॉर्न वाला जो स्टोन होगा ये ब्रांचिंग है, उसकी जड़ें जैसे रह जाती हैं और वो फर्दर वो कर जाता है, क्या कहते हैं, दोबारा से क्रिएट हो जाता है। तो आप जब इसके अंदर जाते हैं तो बिल्कुल जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उसे आपको उसको आमतौर पे जो कॉमन लैंग्वेज में हम यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, वो हम कहते हैं कि जी मादा पथरी है, जो कि फर्दर मल्टीप्लाई होती है। इस वर्ड को हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज कि वी डोंट नो इन द फैक्ट जो उसके बिहाइंड चल रहा है कि वो ब्रांचिंग स्टोन है। तो उसकी केमिस्ट्री एक्चुअल है वो ब्रांचिंग स्टोन की होती है, जो कि फर्दर उसका एक आध मालिक्यूल भी हो तो वो दोबारा से कलेक्शन शुरू कर देता होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप कहें कि वायरल इन्फेक्शन होता है, वो क्या होती हैं तो पूरे तरीके से नहीं इरेडिकेट किया जा बच्चा, उसको रेडिकेट मैक्सिमम अच्छे ट्रीटमेंट के साथ किया जा सकता है। फिर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑपरेट करवाया है। आपने लेज़र करवाई है, लेज़र में तो आप बिल्कुल बॉडी को यानी कि ओपन अप नहीं करते हो फिज़िकल मेथडोलॉजी से, तो आप बस जितना कुछ उससे रिमूव हो गया लेज़र थेरेपी से, लेज़र की रेज से। लेकिन वाइल ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू आर गोइंग टू होल्ड सम सॉर्ट ऑफ द फिज़िकल ऑपरेट, तो उस केस में फिर आपको लाजमी सी बात है बच्चे उसको एक एक चीज़ को देखना होगा। बच्चे फिर एट दी एंड ये तो हम देख रहे होते हैं ना एक साइड पे, जो इसके स्पेशलिस्ट होते होंगे ऑफ कोर्स दे नो बेटर कि उसका क्या तरीक़ाकार होगा। और फिर ये आपके बॉडी के पार्ट्स कौन से इतने हार्ड हैं, जैसे कि आप गाड़ी के पार्ट्स होते हैं कि जी रेंच पकड़ के आप बोल्ट और नट टाइट करना शुरू कर दें, बिल्कुल सॉफ्ट से बॉडी के पार्ट्स होते हैं। आपको उसको थोड़ा सा भी
हार्श वे में उसको पकड़ भी लेंगे तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कोई छोटी सी स्किन के ऊपर कोई चीज़ भी पेंच करेंगे तो वो भी पेन की रिसेप्टर्स के थ्रू जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि ये ओवरऑल इतना ससेप्टेबल वर्क होता है कि उस पर देखा जा सकता है। लेकिन वो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो यही है कि जो ब्रांचिंग स्टोन्स होते हैं वो फर्दर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। शायद हम पढ़ें भी सही आगे किडनी स्टोन्स के उसमें पोर्शन में। ओके, तो गाफ बॉल तक हो सकते हैं। दे मे स्टे इन द किडनी एंड ट्रेवल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट। ये वही चीज़ आ जाती है कि अगर बॉडी के थ्रू, बॉडी से यानी कि इसने निकलना भी है तो इसको, अच्छा बच्चे आपको पता होना चाहिए कि यूरिन का सिस्टम सारे का सारा आपका लिक्विड से लिंक्ड होता है। इसमें कोई हार्ड रूल्स, हार्ड मतलब कोई भी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। सही है। ये दो डिफरेंट ट्रैक्स हैं, एक वेस्ट या फीकल सिस्टम होता है जिसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आपको लिक्विड मटेरियल, अब लिक्विड के लिए तो आपको बिल्कुल छोटे से भी पाइप हों या यूरिटर्स हों तो बड़े इजीली यानी कि वो चीज़ वहाँ से पास ऑन हो सकती है। और लिक्विड के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ब्लॉकेज आप फील करते हैं तो वो आपके लिए रूटीन से काफ़ी एक मतलब हार्ड चीज़ होगी। तो उसके लिए फिर आपको ऑटोमेटिकली पेन भी वैसे ही फील करना पड़ेगा और फिर उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा। द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन द किडनी इज़ टर्म्ड एज नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रॉन्स से आया है और नेफ्रोलिथियासिस उन्होंने एक नाम दिया हुआ है इस चीज़ को। किडनी स्टोन्स में भी caused by the increase in the calcium level in the blood, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि बेसिकली जो कैल्शियम के ऑक्सलेट्स, यहाँ भी हमने पढ़ा ये, तो कैल्शियम के ऑक्सलेट हैं, कैल्शियम के फास्फेट हैं। तो कैल्शियम के ऑक्सलेट और फास्फेट बेसिकली द इंक्रीज इन लेवल ऑफ द कैल्शियम ही हुआ ना। वो फिर अगली बात है कि दोज आर द ऑक्सलेट आर द second sort of the compound, that is the phosphate, which are termed as the hypercalcemia। हाइपर का मीन होता है जैसे बेटा हाइपरटोनिक की टर्म है, बिल्कुल उसी टर्म पर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें कैल्शियम की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इन बॉडी में। अच्छा, इन टर्न causes the high calcium in the urine, the hypercalciuria। अच्छा, दो एक और चीज़ें होती हैं। एक तो है कि आपके ब्लड के अंदर जो है वो इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब ब्लड के अंदर, मैं समझाता हूँ ज़रा, अगर आपके पास ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो इसको बढ़ेंगे हम हाइपर कैल्सिल्यूरिया। लेट मी चेक कंफर्म। हाँ, हाइपर कैल्सिल्यूरिया जी बेटे, नहीं इसको दूसरा कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया। और अगर वो आपके यूरिन के अंदर अब होता तो बेसिकली ये है ना कि ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो फिल्ट्रेशन में भी आएगा, फिल्ट्रेशन में आएगा तो यूरिन में भी आएगा, यूरिन में आएगा तो ओवरऑल आपका उस जो सिस्टम है जिसमें आपकी यूरिन के अंदर जो है ना ये कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा उसको हम हाइपर कैल्सिल्यूरिया कहेंगे, कैल्सियूरिया। हाँ, इंक्रीज्ड ऑक्सलेट लेवल। अब देखो ऊपर जाएँ ज़रा, यहाँ पे देखें आप इस चीज़ को, जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाला है पोर्शन, ये जो ऑक्सलेट्स हैं तो ये कैल्शियम और ऑक्सलेट दो अलग चीज़ें हैं। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम और ऑक्सलेट से मिली हुई एक आपके पास पेबल सी बन जाती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऑक्सलेट लेवल बढ़ जाए, जो कि आपके टोमेटोज़ जो हैं ये माशाल्लाह से रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो ऑक्सलेट लेवल जिनका बढ़ जाए तो यूरिन के अंदर, तो इसको हाइपर ऑक्सिलोरिया कहेंगे। यानी कि ऑक्सिलोरिया से मुराद ये होगा कि आपकी जो यानी कि ऑक्सलेट्स हैं उनका लेवल जो है वो अपर लेवल पे चला गया। अब आगे क्या कह रहा है कि जी हाइपर कैल्सियूरिया एंड हाइपर ऑक्सिलोरिया काज द कैल्शियम ऑक्सलेट। अब देखो ना, दोनों कैल्शियम का लेवल भी अप है, सही है, और आपके पास ऑक्सीलेट्स का भी लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हो चुका है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स विच प्रेजेंट इन द 70% ऑफ द किडनी स्टोन पेशेंट्स। देखो आपके पास जितने भी किडनी स्टोन्स आपके पास यानी कि पेशेंट्स होते हैं तो उन सारों के अंदर जो है तकरीबन 90% जो है वो हाँ यही कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप होती है। हाइपर यूरिसेमिया जो है इज़ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द यूरिक एसिड विद इन द ब्लड। जैसे हमने पहले भी बात की थी प्रीवियसली कि
देखो बेटा कि आपका जो यूरिया का साइकिल होता है उसमें से मज़ीद लेस जो है वो अफेक्ट करवाने के लिए हम यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं विद इन द यूरिक एसिड, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर सोर्स। अब वाटर जितना आपके पास अवेलेबल होगा उसी की बेस पे आपकी कन्वर्जन होती जाएगी। जैसे हमने कहा था कि अगर वो कोई चीज़ यानी कि एनिमल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द फ्रेश वाटर तो वो अमोनिया सेक्रेट आउट करेंगे। अगर वो टेरेस्ट्रियल और यानी कि लिविंग इन द फ्रेश वाटर बोथ वाली कंडीशन है तो वो यूरिया सेक्रेट आउट करेंगे। और प्योरली अगर टेरेस्ट्रियल होंगे तो जैसे कि बर्ड्स हैं आपके पास तो वो क्या करेंगे, यूरिक एसिड सेक्रेट आउट करते हैं। तो इन शॉर्ट अब ये सारे उससे कि अगर यूरिया का लेवल भी बढ़ जाए, यूरिया एक तीसरा देखो ना एक तरह से वेस्ट ही हुआ ना जो आपकी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजन को रिमूव करवा रहा है, तो इसको हाइपर यूरिसेमिया कहेंगे। तो वो कह रहा है कि यूरिक एसिड की जो अमाउंट ज़्यादा होती है उनकी वजह से जो स्टोन्स क्रिएट हो सकते हैं बेटा वो आमतौर पर 10% होती है। तो ओवरऑल 80% जो पेशेंट्स होंगे किडनी स्टोन्स के उनमें दो क्लासेस हुई, एक कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप, दूसरा हाइपर यूरिसेमिया। और यही वजह है, यूरिसेमिया की वजह से ही अक्सर औकात हम जो है रूटीन में क्या कर रहे होते हैं कि हमें अगर वॉशरूम जाना हो तो हम क्या करते हैं अपना यूरिन को कंट्रोल करते हैं और ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। तो दैट इज़ मच डेंजरस फॉर अस। ये वो आपके ब्लैडर के अंदर ज़्यादा तक रिटेन रहेगा और फिर ये पॉसिबल क्रिएट करेगा, इसको आप कहते हैं उसके अंदर जो है वो आपकी स्टोन्स क्रिएट हो जाएगी, ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है ना। तो ये अगेन से ये हाइपर यूरिसेमिया की वजह से होता है क्योंकि यूरिन या यूरिक एसिड जो है ये जब तक ज़्यादा रहेगा तो फिर वो उसके अंदर कुछ सेटलिंग डाउन होती जाएगी उन मटेरियल्स की जो आप कहें कि सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको ज़्यादा हैवी वेट फील होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टीन एंड फास्फेट, सिस्टीन और फास्फेट ये दो ग्रुप्स हैं केमिकली, ये यूरिन के अंदर आल्सो होते हैं जो किडनी स्टोन्स का बायस बनते हैं। कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, देखें बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, किडनी स्टोन वाले को आपने अक्सर सुना होगा, उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, मशवरा देते हैं कि यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। उससे क्या होगा, वो पानी ज़्यादा पीने से भाई आपके पास जो छोटी मोटी स्टोन्स पड़ी हुई हैं रास्ते में वो हो सकता है कि वन ऑफ फ्लड टाइप जो फिल्टर्ड आपका यूरिन आएगा तो उसमें से निकल जाए, उसमें से ना आपकी यूरेथ्रा से। तो ये ओवरऑल जो कंटिन्यूस स्टेट है, आप मुसलसल पानी कम पीते रहते हैं तो उससे भी ये चांसेस बढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एंड परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी आर द कॉमन मेथड्स फॉर द किडनी स्टोन ट्रीटमेंट। ये जो है ना एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, इसमें सम सॉर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक जर्क दिया जाता होगा, जो मेरी परसेप्शन है, आई एम नॉट डैम श्योर। और जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी है, लिथोट्रिप्सी बेसिकली ऐसे ट्रीटमेंट को कहा जाता है जिसमें आप बाकायदा तौर पर चीर फाड़ नहीं करते, जस्ट यू टेक अ सॉर्ट ऑफ द सरफेस ट्रीटमेंट, आप बिल्कुल सरफेस से ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो जिस इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि लेज़र के साथ जो आप ट्रीट आउट करेंगे वो उस मानों में ये चीज़ ली जा सकती है, ठीक है। और कुछ जो है वो उनके अंदर आपके पास बन सकते हैं आयंस वगैरह, तो उसमें हो सकता है कि कोई जो है ना वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होती होगी। और कुछ जो है मुझे लगता है कि लेज़र स्टोन से रिलेटेड है। मज़ीद इसको कंफर्मेशन हम AI से या कहीं गूगल से कर लेंगे। ये कॉमन मेथड है फॉर द किडनी स्टोन ट्रीटमेंट के लिए। अब जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, एन इंस्ट्रूमेंट called the lithotripter is used to generate the shock waves from outside of the body focused on the stone, break it into the small pieces। जिस तरह अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड आपकी बॉडी के अंदर स्पेशल किस्म की साउंड वेव्स को भेज रहा होता है और वो आमतौर पर जो यूट्रस होता है फीमेल्स का, वहाँ के एरिया में और उसी के बैक एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ये आपकी किडनीज़ भी। तो कॉमनली जो है वो थोरेसिक रीजन का जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत कॉमनली किया जा रहा होता है और उससे आपको डायग्नोस क्या मिलता है, आपको अभी कल जो आजकल ओवरऑल जो कॉमनली लोग करवा भी रहे होते हैं, स्पेशली द फीमेल गायनी जो सेटअप है उसके अंदर, कि वो एक्चुअली जो बेबीज़ है उसकी ग्रोथ के हवाले से, उसके अलावा जो इन लॉन्ग रन जो है वो जाके उसके बेबी के बाद के टाइम की डेस्टिनेशन के बारे में बतला रहे होते हैं, या इसके अलावा उस बेबी की ग्रोथ के बारे में आइदर द जेंडर ऑफ दैट बेबी एज वेल,
इज़ बीइंग डिटरमाइंड बाय द आपका जो क्या कहते हैं इसको, अल्ट्रासाउंड को। तो इसी तरह की एक वेव्स का हम थ्रस्ट भेजते हैं किसके ज़रिए से, शॉक वेव। शॉक कहते हैं झटके को, जर्क को। तो ये उस तरह की जनरेटेड वेव्स होती हैं जो क्या करती हैं, क्रैक करवा देती हैं आपकी किसको, स्टोन्स को। तो मोस्ट ऑफ द फ्रैगमेंट्स देन पास स्पॉन्टेनियसली वाया द यूरेथ्रा। ये फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि साइमल्टेनियसली मतलब ये स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ही, फिर आपने ब्रेक करके छोड़ दिया, डॉक्टर ने मेडिकेशन दी, मेडिकेशन के बाद क्या होगा कि वो आपकी बॉडी से पैस ऑन हो जाएंगे और वो क्या होंगे, आपकी बॉडी को लीव करते हुए अगेन से एक पेनफुल जो है वो फीलिंग भी छोड़ेंगे। ऐसे नहीं है बिल्कुल भी कि आपको बिल्कुल आराम से छोड़ दिया गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसने एक डायग्रामेटिकली बताया हुआ है आपको कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये उस पेशेंट की बेली है या आप कहें कि उसकी बैक साइड एरिया है, जिसमें स्पाइनल के बैक एरिया के अंदर जहाँ पे किडनीज़ की लोकेशन हो सकती है। तो उस जगह के एरिया को टारगेट करके इसके ऊपर लोकेशन, ज़ाहिरी बात है ऊपर कोई ना कोई फोकस्ड प्लेस होगी जहाँ से उनको इंटरनल ऑर्गन्स की विजुअलाइजेशन भी थोड़ी बहुत हो रही होगी। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, इसका एक्सरे टाइप एक जनरेट करवा रहा होगा और फिर वहाँ पे ये फोकस करने के बाद जैसे आप सिंपल पिस्टल से किसी को फायर कर देते हैं, तो बिल्कुल उसी ट्रैक पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका टारगेट क्या होगा, ये किडनीज़ होंगी। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी। आगे दूसरा क्या कहता है कि इन द केस ऑफ द लार्ज स्टोन PCNL इज़ प्रेफर टू इन विच ए ट्यूब इज़ इंसर्टेड द पेशेंट्स बैक इनटू द किडनी, ठीक है, टू क्रिएट अ ट्रैक्ट। देखें कि PCNL के अंदर क्या करते हैं, ये एक बेसिकली ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आप एक पाइप सा इंसर्ट करते हैं आप इंसान की बॉडी या पेशेंट की बॉडी के अंदर, टू क्रिएट अ ट्रैक। देखो अब वो यूरेथ्रा से नहीं जा पा रहा, आपका जो वेस्ट वाला क्या कहें, जो आपकी ब्रेक डाउन की हुई आपकी जितनी भी ये हैं मतलब स्टोन्स जो ब्रेक होंगी, तो वो एक उस यूरेथ्रा के ट्रैक में उसके लिए अगेन से भी जो है वो स्टकअप हो कि फिर कहीं ये ना हो कि यूरिनरी ट्रैक ही बंद हो जाए और फिर उसे डबल पेन होता है आपका यूरिन बंद होने पे। अक्सर ये छोटे बेबीज़ के अंदर भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अ स्कोप इज़ रनिंग थ्रू द ट्रैक टू डायरेक्टली विजुअलाइज द स्टोन इनसाइड द किडनी। ये देखें, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट कैन देन बी इंसर्टेड टू ब्रेक अप द स्टोन। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अल्ट्रासाउंड का इक्विपमेंट जो है ये बड़ा कॉमनली यूज़ हो रहा होता है किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें क्या होगा कि स्कोप होता है इज़ रन थ्रू द डायरेक्टली। अब अगर आप एक तरह से जैसे पेरिस्कोप होती है, यानी उसके ऊपर एक तरह से विजुअलाइजेशन के लिए चीज़ें लगी होती हैं, आपने वो पाइप सा बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया उसको रास्ता प्रोवाइड करवाने के लिए। मोर ओवर आप क्या करते हैं, साथ में आप अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स भी दे रहे होते हैं और फिर उस तरह से फ्रैगमेंट्स में जो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो क्या कहता है कि स्पेशल इक्विपमेंट और पुल्ड थ्रू द ट्रैक आउट ऑफ द किडनी, फिर वो आप जो है उसको किडनी से रिमूव कर लेते हैं। ओपन सर्जरी इज़ नाउ ऑलमोस्ट नेवर नीडेड एक्सेप्ट फॉर द लार्ज ब्लैडर स्टोन। हाँ, अगर आपके यानी कि उसका क्या कहते हैं यूट्रस के बैक साइड पे जो ब्लैडर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा होता है, अगर उस प्लेस पे आपको किडनी स्टोन्स की और इनलार्जमेंट इस तरह से नज़र आती है कि आपको फील होता है कि नहीं भाई ये तो आपकी यूरेथ्रा से पैस ऑन भी नहीं हो पाएगी, तो फिर क्या होता है, फिर आप उसको बाकायदा तौर पर बाइसेक्शन आप करके उसको बाइसेक्ट करने के बाद वहाँ से बाकायदा तौर पर उसका रिमूव किया जाता है मैनुअल वे से। इसके अलावा वो कहता है कि छोटी मोटी स्टोन्स को तो हम इस तरह से डील नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप PCNL करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम एक अलग सा प्राइवेट ट्रैक गुजारते हैं और पाइप सा गुजारते हैं, उसमें हम ब्रेकअप करवाते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट के ज़रिए से और फिर वहाँ से हम क्या करते हैं स्टोन्स को विदड्रॉ कर लेते हैं। जबकि दूसरा जो था उसमें और किस तरह, मैं बच्चे अभी आपको एक रिव्यू टच दूंगा सारी चीज़ों का वाइट बोर्ड पे ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं वो परेशान ना करें। ये बताएं कि नूर यहाँ तक काफ़ी है, किडनी फेलियर भी पढ़ लें और डायलिसिस का मैकेनिज़्म और ये चीज़ें भी। मैं तो पढ़ लूँगी, तो मसला नहीं। ठीक है, पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा, क्योंकि मैं फिर चाह रहा हूँ कि आपको ना ये एक रिवीजन भी दे दूँ। ये थोड़े से टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसमें थोड़ी मुश्किल सी, तो हम रिवाइज कर लेंगे। किडनी फेलियर में क्या होता है, अ जनरल टर्म फॉर अ डिक्लाइन किडनी फंक्शन particularly the efficiency of the filtering process is called जी। एक सेकंड रुकिए, हमें ये PCNL वाली को थोड़ा मार्क आउट करना। ओके, तो जी ये डिफरेंट पोजीशंस बताइए जिसमें ये स्टोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या थोड़ा सा बता दें डायग्राम एक बार फिर।
किधर ऊपर ये 15%। यस। अच्छा अच्छा, ये कैल्सील स्टोन जो है ये कैल्शियम से रिलेटेड जो होगा ना, वो मुझे लगता है जो आपका, एक मिनट इसको ना हम देख ही लेते हैं। अब है आपके पास किडनी फेलियर, अ जनरल टर्म फॉर द डिक्लाइन किडनी फंक्शन पर्टिकुलरली द एफिशिएंसी ऑफ फिल्टरिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड द किडनी फेलियर। बच्चे ये पढ़ रहा था और मुझे सीधी सी बात है अल्लाह का बड़ा अजीब सा खौफ तारी हो गया कि देखो यार कितनी यानी कि माइक्रो लेवल तक चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, आपकी ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज चली जाती हैं और फिर वो जाके आपका ग्लोमेरुलस बनाती हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है। और फिल्ट्रेशन में मजाल नहीं है कि आपके लार्ज पार्टिकल्स प्रोटीन्स हो गए, आपके स्टार्च हो गए, जो कोई इस तरह के पार्टिकल्स भी पहुँच जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स फ़िल्टर आउट हो जाते हैं और बाकी वाले रह जाते हैं। यानी इतनी स्पेसिफाइड फॉर्म में आपके पास या कमाल लेवल की फ़िल्टरिंग सिस्टम लगा हुआ है। और जब वो क्या होता है आपके पास फेलियर की तरफ जाता है तो उसकी वजह से फिर कलेक्टिवली किडनी का पूरा जो है वो फेल हो जाता है और इसी को आप रीनल फेलियर भी बोलते हैं। क्रोनिक रीनल जो फेलियर होता है इज़ इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ द इन द रीनल फंक्शन, यानी ये एक हादसे कोई चीज़ होती है ना उसका रिवर्सिबल टाइम होता है या उसका रिवर्सिबल या कम बैक होता है। जैसे मैं कहूँ कि अभी आपको खुदा न खास्ता किसी को किडनी स्टोन हो जाती है तो बेटे उसका एक रीबैक है किडनी स्टोन के उस एरिया के अंदर जहाँ पे किडनी स्टोन हो चुकी है, उस एरिया के अंदर नेफ्रॉन्स जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगी और वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कैरी आउट नहीं करेंगी। वाइल अगर आप ओवरऑल देखें तो उसी किडनी के अंदर जो बाकी पार्ट्स होंगे वो नॉर्मली चला रहे होंगे। तो ये जो रीनल फेलियर है ना ये तो नॉर्मली रिकवरेबल है, लेकिन ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर है तो वो कहता है ये एक इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन है जिसके अंदर आपका जो गुर्दा है वो खैर से बिल्कुल डेड एंडिंग की तरफ हो जाता है। इट इज़ अ ग्रेजुअल स्लोली प्रोग्रेसिव एंड अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो ज़िंदगी में याद रखें बच्चा कि जो नेचर की वर्क्स होते हैं वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों या इस तरह के इन्फेक्शंस हों, नेचर आपको बड़े प्यार से अच्छे तरीके से इंडिकेशंस देती है। छोटा सा इशू बनेगा, जैसे मैं कहूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो किडनी स्टोन का कैसे होगा, आपको लाइट सा पेट के अंदर पेन सा फील होगा। हम क्या करते हैं, पेन एक दफ़ा हुआ 2 दफ़ा हुआ हमने इग्नोर कर दिया, पेन हल्का सा पेन रहने लगा हमने फिर भी इग्नोर किया, कंटिन्यूस करते करते आपका स्टोन क्रिएट हो गया। और फिर वो क्या करते हैं हम किसी न किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या वैसे अपनी सुस्ती काहली की वजह से या अपने डाइट का ख्याल ना रखने की वजह से हम क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करा। वो फिर क्रोनिक से ये नहीं है कि रात आप सोए हैं और सुबह आपको जनाब किडनी फेलियर हो जाएगा और वो भी क्रोनिक वाला, नेवर एवर। तो ये स्लोली और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो नेचर की बनी हुई चीज़ें, पहली तो बात है कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ये हमारी बॉडीज़ के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर हम हार्मोन्स का आगे चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अंदर आप जब इस चैप्टर की वसत के अंदर जाएंगे, डिटेल्स के अंदर जाएंगे, आप अल्लाह ताला की यानी कि एक तरह से कुदरत पे बड़े हैरान होंगे कि सर इस लेवल की माइन्यूट तरह की चीज़ें। अब देखो सिंपल सी चीज़ है बेटा, एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन की थोड़ी सी मिलीमीटर्स या आप कहें कि 1 और 2 ड्रॉप ग्रोथ हार्मोन का आपका एक ख़ास जी। आप 1 सेकंड वेट कर सकते हैं? अच्छा, तो हमने कहा कि बच्चे जो किडनी के फंक्शन की डिक्लाइन आ जाता है ना फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर, उसको हम किडनी फेलियर कह रहे होते हैं या रीनल किडनी फेलियर एट नॉर्मल। फिर अगली बात ये थी कि क्रोनिक लीनियर जो रीनल फेलियर होता है उसमें आपकी जो किडनी है वो रिकवर भी नहीं हो पाती है ना। जैसे अगर नेचुरल सा एक सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर होता है जो रीजनरेशन होता है, जैसे आपको कट लग जाता है और उसकी रीजनरेशन हो जाती है, लेकिन अगर हम इस रीजनरेशन के प्रोसेस को हम देखें एट लार्ज स्केल तो इंसान के अंदर रीजनरेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह लेज़र्ड के अंदर है कि उसने अपनी पूरी की पूरी दुम नई तरह से क्रिएट कर ली है। तो ये जो रीजनरेशन है हमारी लिमिटेड होती है। तो रीनल फेलियर के अंदर जब आप किडनी स्टोन्स के साथ डील कर रहे होते हैं आफ्टर द रिमूवर ऑफ द किडनी स्टोन्स, तो वो जो बॉडी पार्ट्स जो किडनी के जो हिस्से एक तरह से डैमेज होते हैं वो दोबारा रिकवर हो जाते हैं किसी न किसी हद तक। लेकिन जो क्रोनिक रीनल फेलियर है दैट इज़ द इरिवर्सिबल है डिटेरियोरेशन ऑफ द रीनल फंक्शन जो होता है, उसके साथ फिर ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता से इस स्टेज तक जाता है।
क्रोनिक रीनल फेलियर जो है मे बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ऑफ द पेल्विस एंड सराउंडिंग टिश्यू। अब पेल्विस कौन सी की बात कर रहा है, ये अगर आप इसको देखें ना, क्या कहते हैं, ये एरिया है, ये पेल्विस वाला, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरियल इशू क्रिएट हो सकता है और उस वजह से हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विस एंड सराउंडिंग टिश्यू में हो सकता है। दूसरा इसका जो यानी कि रीज़न बन सकती है काज, वो है नेफ्रीटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। जहाँ पे ग्लोमेरुलस पड़ा होता है ना, मतलब ग्लोमेरुलस बेसिकली बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, वो इन्फ्लेमेट कर जाता है, यानी उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लाजमी सी बात है, सारी किडनी की जान जो है वो आपका ग्लोमेरुलस है। अगर ग्लोमेरुलस ही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि द होल किडनी इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म प्रॉपरली। रीज़न फिर से वही है कि फिल्ट्रेशन नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, जब वो नहीं होगा तो सारे के सारे काम रुक जाएंगे। तीसरा क्या हो सकता है कि डैमेज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत बड़ा और वेरी कॉमन इशू जो किडनी फेलियर की तरफ मैं समझता हूँ कि है, जो चूँकि मुझे पर्सनली ये चीज़ फील थोड़ी सी हो भी जाती है। आपको बेटे वाशरूम की हाजत ज़्यादा होना, यानी कि उसके बिहाइंड लॉजिक्स हो सकती हैं। फिर से अगर हम ओवरऑल इंसान की बॉडी को एज अ मशीन लें, ठीक है, तो उसमें यह है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर बॉडी के ऊपर एनर्जी नीड्स बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ योर प्यूबर्टी इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, आपको वैसे वर्कलोड बढ़ सकता है, आपका किसी भी एंगल से आपको अगर ये इश्यूज़ बढ़ गए हैं, मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी के ऊपर बर्डन बढ़ गया, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपने ऑर्गन्स को इस बात पर आमादा करेगी कि दे हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शन सो टू मीट अप द नीड्स ऑफ योर एनर्जी। बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपके गुर्दे जो हैं वो सरेआम, मतलब एक तरह से पब्लिकली इतना वर्क करेंगे कि उसकी वजह से आपको यूरिन का मैक्सिमम टाइम फील होगा। सेकेंडली, आपकी बॉडी हर टाइम गरम गरम रहेगी, आपके हैंड्स के अंदर एक बड़ी हीट सी बनी हुई आपको खुद पर्सनली फील होगी एट नॉर्मल स्टेजेस में। इसको हम कॉमनली तो ओवरऑल जब परस्यू कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये जिस्म बड़ा गर्म सा रहता है या बॉडी की गर्मी है जी, हमें कोई ठंडी चीज़ें खा लेनी चाहिए, देसी चीज़ें खा लेनी चाहिए या फ्रूट इनटेक कर लेना चाहिए। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, बेसिकली आपकी बॉडी को एनर्जी की एक शदीद रिक्वायरमेंट होती है या आपका एक्सेसिव एनर्जी का लॉस हो रहा होता है ऑन 24/7 साइकिल में, और उसकी वजह से या आपका आराम प्रॉपर नहीं हो पा रहा होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं और फिर बॉडी के ऑर्गन्स मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं। फिर आपको जो है दूसरा अल्टरनेटिवली केस ये होता है कि अगर आप कोई ज़हनी तौर पर किसी परेशानी को सर पे सवार कर लेते हैं तो एक तो वो हाइपरटेंशन का काज बनता है, हाई ब्लड प्रेशर उस वजह से हो रहा होता है। दूसरा वो ब्लॉकेज ऑफ यूर यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ भी लेके जाता है, अब नॉर्मेलिटीज़ वहाँ से क्रिएट होती हैं और फिर वो प्लस पॉइंट लेके जाता है आपकी मेंटल हेल्थ पर, और फिर उससे आप हर टाइम पे तनाव का शिकार रहना, किसी की बात का अच्छा ना लगना, और या फिर शोल्डर्स के ऊपर एक स्पेशल किस्म का तनाव ऐसा रहना कि आपको लगेगा हर टाइम थकन थकन सी। तो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक माइल्ड लेवल का इन्फेक्शन चल रहा होता है, वो माइल्ड बेसिकली आपकी एनर्जी शॉर्टेज होती है। सही है, उससे फिर क्या होता है कि एक लॉन्ग और परसिस्टेंट वे में अगर इसी चीज़ को कंटिन्यू किया जाए तो बच्चे ये फिर ब्लड प्रेशर जो है वो आपका एक परमानेंट इशू बन जाता है, ठीक है। और उस ब्लड प्रेशर के बाद फिर डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि इनहेरिटेड नहीं होती, डायबिटीज़ दो तरह की होती है मेरे ख्याल से, ये डायबिटीज़ मेलाइटस वो चीज़ है, वो बीमारी है डायबिटीज़ की जो इनहेरिटेड नहीं होती, इस तरह के इशूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। देखो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका ग्लोमेरुलस जो है उसके ऊपर फिल्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ेगा तो पूरे किडनी के ऊपर हर लम्हे जो ब्लड पंप कर रहा है आपका हार्ट, मतलब हार्ट की पंपिंग से जो ब्लड आ रहा है तो वो हर टाइम पे फोर्स डाल रहा है ना, तो किडनी ने तो एक टाइम पे कहना कि भाई बस मेरी एंड हो चुकी हुई है, मज़ीद आई कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन ऑफ द हायर ब्लड प्रेशर। सो ये बेस लाइन से उठते हुए एक कंप्लीट इश्यूज़ थे जो आपको जो है ये क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा है एक्यूट रीनल फेलियर मे बी काज्ड बाय द हेमोरेज ड्यू टू द ट्रॉमा। अगर आप किसी वजह से आपको चोट लगी है इस एरिए में, ठीक है, तो उससे ब्लड लीक आउट हो गया है, तो उस केस में हो सकता है वोमिटिंग से हो सकता है, डायरिया से हो सकता है। मुसलसल डायरिया से क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन को जो है, देखो डायरिया क्या होता है, डायरिया बेसिकली हम पानी तो बच्चे इनटेक कर रहे होते हैं अपना डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो पानी डाइजेस्टिव ट्रैक से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी इंटेस्टाइनल रीजन से इनटू द ब्लड,
और फिर ब्लड को फ़िल्टर करता है आपका कौन जी, ये जो किडनीज़ होते हैं वो फ़िल्टर करते हैं। और फिर क्या होता है कि वही वाला पानी दोबारा आपकी किडनी से होता हुआ यानी कि वेस्ट मटेरियल थ्रू यूरेथ्रा ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इन द कंडीशन ऑफ डायरिया, डायरिया की कंडीशन में आपकी जो इंटेस्टाइनल पाथवे है वहाँ से ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं होती हैं, यानी कि पानी वहाँ से एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड नहीं होता। तो ब्लड के अंदर तो वाटर की शॉर्टेज है, जबकि मैक्सिमम जो वाटर है उसकी आउटसाइड वे जो है वो दूसरा ट्रैक जो है फीकल ट्रैक उस तरीके से वो एलिमिनेट आउट हो रहा है बॉडी से। अब उसको ट्रैक कौन सा यूज़ करना चाहिए था, उसको बाकायदा तौर पर किडनीज़ और किडनी से यूरेटर और ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा का वे यूज़ करना चाहिए था एट नॉर्मल कंडीशंस। अब पानी वहाँ से आया नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर शॉर्टेज हो गई। दूसरा डायूरिसिस यानी एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। एक तो हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल डायरिया कंडीशन में और लिमिटाइज फॉर्म में हो जाए, दूसरा एक्सेस हो जाए, फिर स्वेटिंग पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता हो, तब केस में ये क्रिएट हो सकता है। क्योंकि पसीना जब ज़्यादा आएगा इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर जो किडनीज़ हैं उनकी साइड से ब्लड क्या कहते हैं वाटर एलिमिनेट होने की बजाय आपके स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर्स। हाँ, ये जो आपको पहले भी बता रहा था कि यूरेटर के अंदर कोई ना कोई स्टोन आ जाती है और उसकी वजह से आपका यूरेटर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्रिएट करता है फर्दर एक्यूट रीनल फेलियर को। क्योंकि कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जितना भी वो यूरिया है, वो यूरिक एसिड है या फिर अमोनिया है, तो इंसान की बॉडी के अंदर सबसे पहले तो अमोनिया ही बनता है। फिर अमोनिया को मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे कि वो ऑर्निथीन साइकिल होता है जिसके ज़रिए से ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ब्लैडर ऑफ द यूरेथ्रा के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। फिर किडनी स्टोन्स और सीवियर नेफ्राइटिस की तरफ एंड पे आप पहुंच जाते हैं, यानी ये नेफ्रॉन के इश्यूज़ में हों तो एक्यूट रीनल फेलियर जो है ये बेसिकली छोटी छोटी हरकतों की वजह से हो रहा है, जो क्रोनिक है वो रिकवरेबल भी नहीं है। सो आप अपनी इन हैबिट्स को चेंज करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बच्चे, आपको क्लियर समझ आ गया है किडनी फेलियर? यस। अच्छा, मैं 1-2 मिनट में आपको ओवरव्यू सा दे देता हूँ जो आज हमने पढ़ा है बेसिकली, ताकि आपको पता लग जाए, बस उसको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था किडनी ट्रैक्स में बेटा कि 1 मिनट, यस, किडनी ट्रैक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई आपके पास यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होगी, जिसमें यूरेथ्रा जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा या मोस्ट कॉमनली जो है वो इन्फेक्ट होने वाली चीज़ होती है। बिकॉज इन फीमेल जो है इसका एक पाथ लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, 1.5 इंचज़ होती है, और दूसरी साइड पे क्या होता है कि ये 8 इंचज़ इन मैन होती है, तो इसलिए लेस चांसेस होते हैं वहाँ पे इन्फेक्ट होने के, और फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये भी कह रहा है कि ये इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि बैक्टीरियल जो सेक्रीट आउट हो रहे होते हैं थ्रू द फीकल मैटर, वो उस एनल ओपनिंग से और आपके जो यूरेथ्रल पॉइंट होता है वहाँ से ऑलमोस्ट करीब पड़ते होते हैं, और इस वजह से ये चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं उसको कंटामिनेट करने के। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्ट होते हैं। उसमें से उसने पहले बताई थी कि जो मेजर साइट्स होती हैं वो कौन सी होती है, यूरिथ्राइटिस। ठीक है, इज़ द इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा। इसमें आपकी यूरिथ्रा जो है जो आउटसाइड टू द बॉडी जो ओपनिंग होती है वहाँ से हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस के अंदर जो है वो ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। इसके बाद है पाइलोनीफिराइटिस। ये कौन सी होता है, जिसमें आपके किडनी जो है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। ये सारे के सारे इश्यूज़ कहाँ से आते हैं, तो ये मेजरली पर्सनल हाइजीनिक को स्पेशलाइज्ड या अच्छे वे में ना होने की वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, इकोलाई होते हैं, एन गोनोरोही होता है, और टी प्लाइडियम होते हैं। और ये डिफरेंट तरह के इश्यूज़ होते हैं। यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं। गोनोरोही और यूथराइटिस जो है ये यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, या जेनिटल ट्रैक के अंदर। गोनोरोही बेसिकली जेनिटल ट्रैक का रास्ता है जिसमें वेजिनल पाथवे, यूरेथ्रा का पाथवे डिफरेंट होता है। वेजाइना और यूट्रस के वाला एरिया जो होगा वो गोनोरोही के एरिया में जाएगा। अगर यूरेथ्रा इन्फेक्ट होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जहाँ से बेबी की पैस ऑन होने हैं वो वाली प्लेस भी जो है वो आपकी इन्फेक्ट हो जाएगी। साइफिलिस के अंदर क्या होगा कि ये वाला सेक्शुअल कंटेक्ट की वजह से हो सकता है, इधर कुड भी द होमोसेक्सुअलिटी का केस हो सकता है, या वैसे भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर आके जो है वो इस तरह के परफॉर्मेंस कर रहा होता है तो उस केस में ये चीज़ें आगे प्रोसू कर सकती हैं। फिर हमने पढ़ा कि किडनी स्टोन्स होते हैं, और किडनी स्टोन्स जो होते हैं ये स्मॉल इतने होते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी पेबल्स होती हैं, और बड़े यानी कि एक तरह से सैंड्स ऑफ द ग्रेन की तरफ होते हैं स्मॉल, और बड़े इतने होते हैं कि जैसे गॉल्फ बॉल्स होती हैं। ठीक है, और इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट को जाके ये डायरेक्टली अटैक कर रहे होते हैं, और इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट,
मैग्नीशियम, अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन होते हैं, जो मैंने इधर साइड बॉक्स से लिए हैं ये चीज़ें। और इनमें से ब्रांचिंग स्टोन्स भी होते हैं, जो फीमेल स्टोन्स भी आमतौर पे कहा जाता है, जिसमें से मोर देन वन टाइम वो मल्टीप्लाई होकर दोबारा अपनी उस प्लेस तक पहुंच जाते होते हैं। अच्छा, जिस कंडीशन में यानी कि स्टोन्स होते हैं उसको हम नेफ्रोलिथियासिस कह रहे होते हैं। और अगर इन स्टोन्स की केमिस्ट्री की तरफ आएँ तो व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ स्टोन्स? बेसिकली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ द कैल्शियम विद इन द ब्लड, जिसको हाइपरकैल्सीमिया भी कहते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड द सेकंड चांस ऑफ द स्टोन क्रिएशन कुड बी द हाइपर ऑक्सिलोरिया। और हाइपर ऑक्सिलोरिया जो है ये बेसिकली ऑक्सिलेट्स का जो है वो इशू हो सकता है। तो ऑक्सलेट्स की वजह से हो या कैल्शियम की वजह से हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब इंटरलिंक होते हैं। और उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट की आपके पास स्टोन्स की क्रिएशन हो रही होती है। फिर क्या होता है कि विच आर प्रेजेंट इन द 70% ऑफ द किडनी स्टोन पेशेंट्स, ठीक है। और ये आलमोस्ट हाइपरकैल्सीमिया ये होता है। दूसरा हमने ये पढ़ा था सिस्टीन और फास्फेट बेस्ड जो होते हैं स्टोन्स, ये आलमोस्ट 10% होते हैं, जिसमें यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ जाता होता है। और ओवरऑल मिला के ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा होता है। फिर हमने कहा कि ये स्टोन तो क्रिएट हो गया, सो हो गया, ओके। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथोट्रिप्सी है, जिसमें आप बाकायदा तौर पर कट इनटू पीसेस नहीं कर पा रहे होते। तो आप इंस्टेड क्या कर पा रहे होते हैं बेटा कि ये जो है ना, मतलब आप इसमें सिंपल एक एक्सटर्नल जो बाकायदा तौर पर ये आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इस रीजन के अंदर आप रखते हैं, यानी कि बैक एरिया के अंदर जहाँ से आपको किडनीज तक पहुँचना जो है वो अप्रोचेबल हो। तो उसके ऊपर आप शॉक सी वेव्स भेज रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्टोन्स ब्रेकअप हो जाती हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद वो यूरिथ्रल पासवे से ओपन अप हो जाती हैं। इसके बाद PCNL के जो प्रेफर किया जाता है, इसमें पेशेंट के अंदर जो है वो आपकी बैक एरिया में, जहाँ पे मैं कहूँ कि एग्जैक्टली जो है आपकी हिप जॉइंट्स के थोड़ा सा ऊपर के एरिया में, जहाँ पे थोरेसिक रीजन आपका होता है, उसकी बैक साइड से, यानी कि आपका स्पाइनल कार्ड जो होता है ना, उसके राइट और लेफ्ट एरियाज़ के अंदर जो है वो किडनीज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये एक छोटी सी जो है वो पाइप सा इंसर्ट कर रहे होते हैं। और उसमें फिर जाने के बाद ये क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के इक्विपमेंट यूज़ करते हुए उसको किडनी को ब्रेक करते हुए, फिर वहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, वहाँ से किडनीज निकाल लेते हैं। और ये नॉर्मली तौर पर यहाँ यूरिथ्रा के अंदर से नहीं निकाली जाती ये वाली किडनी स्टोन्स। और ये लार्ज जो है ना वो ओपन सर्जरी का केस तब पॉसिबल होता है जब को बड़ी सी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स क्रिएट हो जाएं। फिर हमने पढ़ा किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट के वाले केस में ये होता है कि ये कोई ना कोई वोमेट, डायरिया, आपका यूरिया जो है वो उसको आप ज़्यादातर सस्टेन करते हैं, या कोई ट्रॉमा हो गया आपको उसके लिए की वजह से हो सकता है। जबकि जो क्रोनिक होता है इसके अंदर ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी कि ये लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, ये स्लो तरीके के साथ हो रहा होता है जो क्रोनिक है, यानी स्लो प्रोसेस है, लेकिन बड़े मुश्किल से रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो उम्मीद है बच्चे आपको आज का लेक्चर ये समझ आया होगा। इसमें कोई इशू तो नूरा बता सकते हो? नहीं सर, कोई इशू नहीं।